जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं विमर्श लर्निंग सेंटर पर। तो चलिए, जैसा कि आप लोग आज के पिछले वाले फ्रेम में दिखाई दे रहा है, आज हम लोग किसकी बात करेंगे इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। ये है आपकी शेख हसीना जी। तो आज जी हाँ, हम इनके बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये आजकल चर्चा में क्यों है, ये आपको जानना जरूरी है, चर्चा में क्यों है। और इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे कि भारत के रिलेशंस बांग्लादेश के साथ कैसे हैं, इनकी भूमिका क्या है उसके अंदर, और अन्य बांग्लादेश के अंदर इनकी भूमिका क्या है, इनका पॉलिटिकल ग्रोथ कैसा था, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो हाल ही में क्या हुआ है, चुनाव हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, जो आम चुनाव हुए हैं बांग्लादेश के अंदर। तो इन्होंने क्या किया है, उसके अंदर जीत हासिल की है। तो ये चौथी बार चुनावों में इन्होंने जीत हासिल की है। और ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक रहने वाली पीएम हो गई है। तो लगभग 20 साल से ज्यादा, 20 साल के आसपास इनका कैरियर हो गया है प्रधानमंत्री पद पर कार्य करते हुए है। और अगला भी चुनाव इन्होंने जीत लिया है। तो ये चीज इनके बारे में है। और दूसरा क्या है, इस समय वहां पर जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव बहुत ज्यादा मुद्दे में बने हुए हैं। कारण क्या है, वहां चुनावों का मुद्दे में होने का एक बड़ा सिंपल सा कारण है, क्योंकि इस बार वहां बताई जा रही थी कि जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हुए हैं। कारण क्या है, जो दो पार्टियां बांग्लादेश के अंदर, दो पार्टियां हैं। शेख हसीना जी की जो पार्टी है उसका नाम है आवामी लीग। तो दूसरी पार्टी है दूसरी तरफ, उसका नाम है बीएनपी, यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी जो हेड है वो है खालिदा जिया। तो ये दो लोग हैं, एक तरफ शेख हसीना, दूसरी तरफ खालिदा जिया। तो खालिदा जिया ने इनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि ये चुनाव जो है अलोकतांत्रिक तरीके से किए गए हैं। इसके अंदर चीटिंग हुई है, हेरफेर हुई है, फेरबदल की जाती है। कुल मिला के चुनाव होते हैं, फेयर चुनाव नहीं होते, एक अच्छी तरीके से चुनाव नहीं किए जाते। और इस बार उन्होंने इसके अगेंस्ट में एक वर्क किया है कि पूरा चुनाव ही वॉकआउट कर दिया है। वॉकआउट मतलब बॉयकॉट कर दिया है, चुनाव को छोड़ दिया है। तो ये बहुत बड़ा किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए बहुत निराशाजनक क्षण होता है कि कोई भी विपक्ष मौजूद ही नहीं है। तो इस बार जो क्षण आए हैं उस चीज को भी बात करेंगे। उसके देखो अपने मुद्दे बोले जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, जो अभी चल रही हैं, हाल की घटनाएं चल रही हैं, वो क्या है, उनके अपने मुद्दे बोले जा रहे हैं। अपना उनका क्या है, तो उनका कुछ ऐसा है कि उन्होंने उनकी पार्टी ने चुनाव में भाग इसलिए भी नहीं लिया था क्योंकि बहुत सारे उनके लगभग 28,000 से ज्यादा कार्यकर्ता, जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, वो जेलों में बंद हैं। और इनके ऊपर बोला जाता है कि ये डिक्टेटर की तरह कार्य करती हैं। और इनका जैसे कुछ करेक्टर बताया जाए तो इनके इनके ऊपर एक दो और आरोप लगे हुए हैं। जो आपके अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल पुरस्कार विजेता है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक, वो जो मोहम्मद यूनिस साहब हैं, उनको क्या रखा है, बांग्लादेश के अंदर जेल में रखा है। तो दुनिया भर के जो अलग अलग तरीके के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और अन्य जो आपके अर्थशास्त्री हैं या फिर कोई भी अच्छे व्यक्ति हैं, तो उन्होंने इन पे आरोप लगाए हैं कि ये डिक्टेटर की तरह कार्य करती है। भाई, एक नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति को आप जेल में नहीं रख सकते, और उसने किसी देश के लिए इतना काम किया है, विश्व लेवल पर इतना काम किया। अब इनका कुछ और कहना है, इन्होंने बाहर के लोगों को बुलाया भी है। तो ये इनका अपना एक पर्सपेक्टिव दिखाता है एक डिक्टेटरशिप की तरह। सेम इनका जैसे जो इवोल्यूशन है, पॉलिटिकल ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। तो पॉलिटिकल इवोल्यूशन के बारे में जब यहाँ बात की जाती है, तो पॉलिटिकल इवोल्यूशन इनका इस तरीके से है। इनका जो करेक्टर है ना, भारत में इंदिरा गांधी से तुलना की जाती है। कई बार इनसे पूछा भी गया है तो इन्होंने बोला कि वो बहुत महान है, मैं इतनी नहीं हूँ। कारण क्या, जैसे भारत में एक इंदिरा गांधी जी को लेके आया गया था, एक नॉर्मल व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री बना दिया था, लेकिन वो बाद में चल के बहुत बड़ी भूमिका में लीडर बनी। सेम ऐसे ही यहाँ पर हुआ था। जो आपकी शेख हसीना जी हैं, इनके पिताजी जो मुजीबुर रहमान साहब थे, अवामी पार्टी के अध्यक्ष, और उन्होंने शुरुआत की थी। तो वो 1971 से लेकर 1975 तक क्या रहे थे, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहे थे। लेकिन 1975 में उनकी हत्या हो गई, हत्या कर दी गई थी। उस समय ये भूमिका में आई थी निकल के। लेकिन बाद में चल के इन्होंने जो पहली बार चुनाव 1996 के अंदर अपना पहला चुनाव जीता था। तो ये सारी घटनाएं इनके पॉलिटिकल ग्रोथ को दिखाई देती हैं। उसके बाद ये लगातार पिछले 2 दशक से क्या हुई है, प्रधानमंत्री पद के रूप में काबिज रही हैं, उस पद पर बैठी हुई हैं। अब वहां थोड़ा सा इशू भी चल रहे हैं, इनको डिक्टेटर साहब भी बोला जाता है। तो ये क्या है, जो आपकी दोनों पार्टियां हैं, भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो इन्होंने चाहे कुछ भी किया है, अपना इनका पॉलिटिकल ग्रुप कैसा है, बांग्लादेश के साथ कैसी दिक्कतें हैं, बांग्लादेश में क्या चल रहा है,
उससे हमें इतना नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए पॉलिटिक्स, जो जियो पॉलिटिक्स है इनकी काफ़ी बेटर है। काफ़ी बेटर क्यों? ये इंडिया प्रो है। जो अवामी पार्टी है, अवामी लीग है, वो इंडिया प्रो है। वहीं जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है खालिदा जिया जी की, वो क्या है, अपने वो इंडिया के लिए कट्टरपंथी तरीके काम करते हैं। इंडिया के लिए जो स्टांस होता है उसका थोड़ा सा अगेंस्ट स्टांस होता है। तो अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत बेटर है, लेकिन अगर लोकतंत्र के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये थोड़ा सा निराशजनक है कि एक पार्टी ने उसमें भाग ही नहीं लिया, एक विपक्ष है ही नहीं। लोगों की भूमिका देखें, मात्र 40% लोगों ने वोट किया। इससे ये दिखाई देता है कि एक बड़ा तबका वोट नहीं कर रहा है, तो पूरे देश के द्वारा प्रधानमंत्री नहीं चुना गया, कुछ लोगों के द्वारा। ये अलग चीज है, हमें इससे इंटरनल अफेयर्स हैं वो अलग चीज है, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बेटर है। अब इनके साथ इंडिया की भूमिका के बारे में बात करेंगे, तो इनकी भूमिका जो इंडिया में रही है वो काफी ज्यादा रही है। इंडिया के साथ रिलेशंस काफी बेटर रहे हैं। जैसे कई विवादों की बात करें, कई विवादों में इन्होंने काम किया है। एक जो सबसे बड़ा जो 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 100वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था, इनके शासन काल में ही वो 100वां संविधान संशोधन जो भारत में हुआ है, जो जमीनों का स्थानांतरण किया गया था, एक से दूसरे देश को जमीनें दी गई थी भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा को सीधा करने के रूप में, तो वो 2015 में हुआ था। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान होगा। तो इस इंडिया के साथ बेटर रिलेशन है। बस एक जो नदी जल विवाद है, तीस्ता नदी जल विवाद के बारे में बात करते हैं। तो तीस्ता नदी जल विवाद सिर्फ एकमात्र ऐसा जल विवाद है जो आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका अभी निस्तारण यानी कि हल नहीं निकल पाया है। तो उस पर बात चल रही है, तो देखते हैं जो भी होगा। लेकिन हाँ, काफी इंडिया के प्रो हैं ये, ठीक चलते हैं, इंडिया के साथ रिलेशन चलते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। इंडिया के लिए इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि जो आपके आसपास के जो गुट हैं, जो अपने पड़ोसी देश हैं, उनके साथ जितने भी किसी भी देश के अगर रिलेशंस बेटर रहते हैं तो उसकी जियोपॉलिटिक्स बहुत अच्छी रहती है। अभी अगर देखेंगे तो जो आपका पाकिस्तान तो हमेशा ही अगेंस्ट रहता है। मालदीव्स में भी इंडिया आउट गवर्नमेंट बन चुकी है, इसका एग्जांपल आप देख ही चुके हैं। लक्षद्वीप में जो केस हुआ है, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जिस हिसाब से ट्वीट किए हैं इंडिया के लिए, तो वो इंडिया आउट गवर्नमेंट है वहाँ के, वो इंडिया के अगेंस्ट वाली गवर्नमेंट है। नेपाल का भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा स्टांस ऐसा रहता है। तो जितने लोगों के साथ अपनी प्रो गवर्नमेंट रहेगी, प्रो रहेंगे भारत के, तो वो बेटर रहता है भारत के लिए। अब चलो बात कर लेते हैं जो इनका जो मेन मुद्दा है, वो सारी चीजें देखो। बांग्लादेश में चुनाव प्रक्रिया क्या है, किस तरीके की है, ये थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है? अगर बांग्लादेश की संसद के बारे में बात करेंगे, तो बांग्लादेश की जो संसद है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये चीज अपने लोग ध्यान रखेंगे। तो बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? हमारा जातीय संसद, यानी हाउस ऑफ द नेशन। तो ये ध्यान रखना है, देखो ये पेपरों में पूछा जाता है कि बांग्लादेश की जो आपकी संसद है उसको क्या बोलता है? हाउस ऑफ द नेशन या जातीय संसद के नाम से जाना था। टोटल उसमें कितने होते हैं? 350 सीटें हैं, जिनमें से 300 पे चुनाव होते हैं, और 300 पे तो जो चुनाव होते हैं, और 50 जो है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रखी गई है, रिजर्व रखी गई है, आरक्षित रखी गई है। इससे ये भी दिखता है कि वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ बहुत ज्यादा है। इंडिया से तो इनका रैंक भी बहुत अच्छा है। अगर बात करेंगे फैक्ट्स के अंदर, 59 रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। तो वो बहुत आप ध्यान रखेंगे उसके बारे में। तो एक एक चीज है, तो ये सारी चीजें हो जाती है। अब देखो, अब इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं। एक चीज हमने को ध्यान रखना है, जो बांग्लादेश की आजाद हुआ था, बांग्लादेश 1971 के अंदर, तो वहां एक तो होता है ऑपरेशन, जो विजय दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? आपको 16 दिसंबर को। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच में एक दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को, मैत्री दिवस। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला पॉइंट कौन सा है? देखो, 4 दिसंबर 1971 को एक ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट किसके द्वारा किया गया था? नेवी के द्वारा किया गया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखने, नेवी के द्वारा किया गया था। बांग्लादेश की आजादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बांग्लादेश की जो मुक्ति वाहिनी सेना थी, और भारत ने इसको हेल्प किया था, भारत ने एक अच्छी तरीके से उसके लिए कार्य किया था, और इसमें आजाद कराने में हेल्प किया था। तो इन्होंने जो नेवी ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च करके कराची पोर्ट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। तो ये जो को पूछा जाता है। संविधान का 100वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो एक्ट बना था उसके बारे में, जिसमें जमीन का हस्तांतरण किया गया था, वो सारी चीजें।
तीस्ता नदी जल विवाद एक जल विवाद ऐसा है जो इसको रिजॉल्व नहीं हो पाया था, लेकिन आगे हो जाएगा। संप्रति सैन्य अभ्यास, तो इस भारत और बांग्लादेश के जो जो अपना अभ्यास चल रहा है, तो वो संप्रति एक एक्सरसाइज होता है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाते हैं, काफी ज्यादा जरूरी होती है। एक दो को तो काफी ज्यादा पूछा जाता है सार्क का आइडिया। तो सार्क का आइडिया वो किसने दिया था? सार्क का आइडिया देने वाले इनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ज्यादा, तो इन्होंने ढाका जो अधिवेशन हुआ था, ढाका चार्टर, दिसंबर 1985 में ये दिया था। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक जिसके बारे में हम लोग बता रहे थे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो उसमें कह रहा है 59th प्लेस रहा था, और जो आपका स्कोर रहा था 72.2 स्कोर रहा था। जो इंडिया की बात की जाए तो 127 है इंडिया की रैंक, तो काफी लो है इसके मामले। तो ये सारी चीज दिखाई। एक देखो, एक काजी नजरुल, इनके बारे में बहुत पूछा जाए। काजी नजरुल कौन थे? तो इनको विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। ये बांग्लादेश के थे और इनकी कविता बांग्लादेश में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जैसे भारत में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान है, लगभग लगभग सेम टू सेम इनका वही स्थान है। सेम बांग्लादेश में क्या है, इनका स्थान है। वही बात करेंगे मैत्री एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, मितली एक्सप्रेस दो है, मितली और मैत्री एक्सप्रेस। तो मैत्री की जो ज्यादातर चीजें भारत और बांग्लादेश के बीच में होती हैं। तो मैत्री एक्सप्रेस और मितली एक्सप्रेस दो ट्रेन है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है, और एक सुंदरबन डेल्टा। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे, सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? बांग्लादेश के अंदर स्थित है। बांग्लादेश और भारत के बीच में है, तो कुछ हिस्सा भारत के उसमें आता है, कुछ हिस्सा बांग्लादेश में। बांग्लादेश के पास ज्यादा, भारत के पास कम है। तो ये जो मुख्य तथ्य थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 10 से 12 पॉइंट इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के बीच में। तो आज हमने बात की थी शेख हसीना और उनके इवोल्यूशन, भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस कैसे रहे थे, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो सारी चीजें हम लोगों ने कवर की है। तो ये जैसे ये लेक्चर हैं, आप लोगों को लगातार मिलते रहेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, जो लक्षद्वीप मालदीव, जो अभी लक्षद्वीप मालदीव मुद्दा है उस पर रिकॉर्ड करेंगे, और उसमें भारत के टूरिज्म के बारे में बताएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, और वीडियो को सब्सक्राइब, अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक में ऐसे ही गर्मा गर्म इशू के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से धन्यवाद। चलिए, जय हिंद।